हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम क्यू एंड एम टीवी क्लासेस पर। आज हम मध्यकालीन भारत की सीरीज में पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, दिल्ली पुलिस। और ये क्लास मध्यकालीन भारत आपको यहीं से क्यों पढ़ना चाहिए, इसका एक वैलिड रीजन है, क्योंकि ये क्लास आपकी एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। और इस क्लास को काफ़ी बुक्स और एनसीईआरटी और अदर रिसोर्सों को फॉलो करके तैयार किया गया है, इसके नोट्स को। तो ये काफ़ी मेहनत के बाद आपके लिए किए जा रहे हैं, तो आप इनका लाभ उठा सकते हैं, और जो कि काफ़ी सही रहेगा। मध्यकालीन भारत, ये जो चीज़ आती है तो हमारे दिमाग में सीधा सा एक पॉइंट आता है कि हमें पता होता है मध्यकालीन भारत। अगर हमने कभी भी इस चीज के बारे में जाना है तथा पढ़ा है, तो सीधा सा जो एक छवि बनती है वो बनती है पानीपत, वो सॉरी तराइन के युद्ध की, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। और उससे पहले ही इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी। मध्यकालीन भारत तराइन का युद्ध ही नहीं, उससे पहले का भी कुछ समय है। जैसे कि आज हम बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली सर्वप्रथम जो चीज है वो हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि जड़ है दिल्ली सारी समस्याओं की, सारी चीजों की, इतिहास की जो जड़ है वो है दिल्ली। दिल्ली जो सर्वप्रथम तोमरों की राजधानी रही 12वीं शताब्दी में। अजमेर जो सर्वप्रथम किसकी थी? तोमर, अनंगपाल तोमर और इन लोगों की राजधानी रही। दिल्ली किसकी है? तोमरों की। उसके उपरांत 12वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों ने, चौहान वर्ड आपको सुन के आबू पर्वत पर ऋषि विश्वामित्र वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ से उत्पन्न चार प्रमुख अग्निवंशों का ध्यान आता है। उनमें से एक थे चौहान, चहमान या चौहान, दोनों ही एक ही थे। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम जानेंगे कि पृथ्वीराज चौहान, सोमेश्वर चौहान जो उनके पिताजी थे, ठीक है, अजय राज। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अगली क्लासों में देखेंगे, चौहान वंश के बारे में जब डिटेल से पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत की स्टार्टिंग, दिल्ली सल्तनत। तो जो कि दिल्ली सर्वप्रथम तोमरों की राजधानी रही, उसके उपरांत वह अजमेर चौहानों ने तोमरों को हराया। कितनी ईस्वी में? 12वीं शताब्दी में, ठीक है। और दिल्ली को अपना राजधानी स्थापित किया। दिल्ली तोमरों के काल से ही वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र थी। दिल्ली में जो कि समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, और जहाँ व्यापारी रहते हैं वहाँ वाणिज्य का आगमन होगा। और दिल्ली कई राज्यों का मुख्य केंद्र थी, जैसे कि राजस्थान आपको जाना है तो आप दिल्ली होके जाएंगे, हरियाणा जाना है दिल्ली होके जाएंगे, पानीपत का मैदान दिल्ली होके, सिंध तथा साउथ के जितने भी राजाओं से आपको संबंध बनाना है वो दिल्ली। और दिल्ली एक समृद्धशाली राज्य इसलिए भी था क्योंकि वह नदी के किनारे, यमुना नदी एक भारत की जल प्रवाहिनी तंत्र की एक मजबूत नदियों में से एक है, और उसके पास एक काफी पर्याप्त मात्रा में मैदान भी था, पानीपत। तो व्यापारिक तथा भौगोलिक दृष्टिकोण से भी दिल्ली का अ, समय काफी दिल्ली का स्थान काफी महत्वपूर्ण था। तो ये ओल्ड दिल्ली का मैप है, जो उसकी थोड़ी सी कोशिश की गई है। ये सब फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, ये अभी नहीं, ये बाद के भविष्य के हैं। जो अभी जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हम दिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सब बाद की चीज़ें हैं, ये अभी इन चीज़ों का निर्माण नहीं हुआ। तो अभी दिल्ली दिल्ली के आरंभिक काल से ही वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र रहा है, और समृद्धशाली जैन व्यापारी यहाँ रहते थे। मंदिरों का निर्माण सर्वप्रथम दिल्ली में मंदिरों का निर्माण जैन व्यापारियों ने करवाया था, ठीक है। दिल्ली में दहलीवाल नाम के सिक्के ढाले जाते थे, जिन्हें दहलीवाल कहते थे। दिल्ली में एक विशेष प्रकार के सिक्के डाले जाते थे जिन्हें दहलीवाल के नाम से जाना जाता था। अब पढ़ते हैं हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण। दिल्ली का टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत अभी बाद में आएगा, और उससे पहले के बारे में जानते हैं कि भारत पर किस प्रकार से
मुस्लिम राजवंश की स्थापना हुई। उसकी नींव किसने रखी? और 711 ईस्वी के समथिंग 700 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। उससे पहले 636 ईस्वी में अरबों ने शक्तिशाली फारस साम्राज्य को हराया था। अरबों की और फारस साम्राज्य के बीच एक युद्ध हुआ, उसमें अरबों ने फारस साम्राज्य को हराया। उनका उनका आत्मविश्वास काफी सुदृढ़ हुआ और उन्होंने सोचा कि भारत नाम के एक देश पर भी हमें आक्रमण करना चाहिए, जो कि धन धान से भरपूर था उस समय, और जिसकी जीडीपी उस समय की तुलना में काफी अधिक रही होगी। तो उस समय सोने की चिड़िया कहा ही जाता था भारत। तो उन्होंने सोचा कि उस देश पर भी आक्रमण किया जाए। तो खलीफा एक पद होता है। खलीफा मुस्लिम समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वो खलीफा के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम एक व्यक्ति है अरब का, 711 ईस्वी में मकरान के स्थल मार्ग से होते हुए सिंध पर आक्रमण करता है। और सिंध उस समय राजा दाहिर, जो कि राजा चच के पुत्र थे, के अधीन था, और वहां पर राजा दाहिर का शासन चल रहा था। सिंध एक बहुत ही सहिष्णु प्रदेश था, जिसमें किसी को भी जबरन धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाती थी। ठीक। और इसमें मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मावलंबी स्वतंत्रता व भाईचारे की भावना से निवास करते थे। तो काफी गोल्डन पीरियड चल रहा था उस समय राजा दाहिर के समय। तभी वहां पर अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने अपना आक्रमण किया। राहु रूपी मोहम्मद बिन कासिम ने अपना आक्रमण किया, जो काफी असफल आक्रमण रहा था उस समय पर। जिम्मी एक टर्म था उस समय यूज किया गया, जो बौद्ध धर्म अग्नि पूजकों और हिंदुओं के लिए था। ऐसी जनता जो कि मुस्लिम धर्म को स्वीकार तो करती है और उन्हें जजिया भी देती है, तथा उन्हें जिम्मी कहा जाता था। और जजिया क्या होता है? गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला धार्मिक कर जजिया कहते हैं। फिर उसका जो आक्रमण हुआ 711 ईस्वी में, उसमें भी उसने एक सफल आक्रमण नहीं हुआ, उसमें संधि और वो सब हुआ। ठीक है। इतिहासकार इस कथा को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि दाहिर की पराजय में मुख्य योगदान बौद्धों का रहा था, जो कि ब्राह्मणों के कट्टर प्रतिद्वंदी थे। ठीक। अब बात होती है कि रावर का युद्ध, ब्रह्मांडवाद का युद्ध 712 ईस्वी में पुनः एक साल के उपरांत मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सिंध पर आक्रमण किया, और इस युद्ध में राजा दाहिर की मृत्यु हुई, और मोहम्मद बिन कासिम ने देवल के ब्रह्मांडवाद पर अधिकार कर लिया, और सिंध उसके कब्जे में आ ही गया था कुल मिला के। ठीक। देवल के बंदरगाह पर उसने अपना अधिकार स्थापित किया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत की जनता को हिंदू शब्द सर्वप्रथम अरबों ने प्रयोग किया, और ईरानियों ने हिंदुस्तान और ईरानियों ने इंडिया, वो सब आगे की बातें हैं। और हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरबों ने किया, क्योंकि ये हिंद की जनता है और हिंदू धर्म के समुदाय के लोग काफी अधिक मात्रा में हैं, तो उन्होंने हिंदू तथा हिंदुस्तान नाम का एक वर्ड यूज किया हिंदुओं के लिए। 723 ईस्वी तक मुल्तान को जीतकर उसने सिंध में शामिल कर लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और उस समय जो अरबों को टक्कर देने के लिए एक योग्य शासक थे, उस समय उनका नाम था गुर्जर प्रतिहार शासक नागवट फर्स्ट। नागवट प्रथम ने अरबों को पराजित किया, और उन्हें अरबों को पराजित ही नहीं बल्कि उन्हें भारत में प्रवेश करने से रोका। अरबों के कश्मीर विजय के सपनों को ललितादित्य नाम के एक शासक थे, उन्होंने खंडित किया। बौद्ध उल हिकमत एक चीज है, एक संस्था है, एक एजेंसी है जो इस पर काम करती है। उसका स्थापना अरबी खलीफा ने 723 ईस्वी में की थी, और उसका कार्य था कि भारतीय ग्रंथों तथा उपनिषदों और इन चीजों का
अरबी में अनुवाद कराना। एक ट्रांसलेशन का एजेंसी थी जो कि भारतीय ग्रंथों तथा पुस्तकों का अरबी में अनुवाद कराती थी। ठीक, कौन सी? बौतुल हिकमत, ये नाम आप याद रख सकते हैं। अरब शासकों ने दिरहम नाम का एक सिक्का चलाया था सिंध में, और अरब शासकों ने दिरहम नाम का एक सिक्का चलाया था कहाँ? सिंध में। तो अभी हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। ये बस एक छोटा सा टॉपिक था, ये बात करता है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे। वो थे मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 2 बार आक्रमण किया, 711, 712 और 723। तो जिसमें उनका सफल आक्रमण 712 ईस्वी और 723 ईस्वी रहा। 711 में सफल नहीं रहा था, और इसमें राजा दाहिर की मृत्यु होती है, जो कि चच के पुत्र थे, सिंध के शासक थे। और अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और इसमें एक चीज, टर्म्स, हिंदू टर्म अरबों ने यूज किया। मोहम्मद बिन कासिम ने इस अपने एक अभियान से पूर्व उबैदुल्ला उबैदुल्ला नाम एक नाम का शासक था, शासक नहीं, एक व्यक्ति था उबैदुल्ला, यहाँ लिखते हैं हम उबैदुल्ला उबैदुल्ला। इसके नेतृत्व में एक सिंध में एक अभियान भेजा था, जो कि असफल अभियान रहा, और वह पराजित हुआ था, और उसकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है। जिम्मी, जिम्मी शब्द है वो क्या है? जिम्मी शब्द ऐसी संरक्षित जन लोगों को है जो कि मुस्लिम ना होकर भी मुस्लिम शासकों को स्वीकार करते हैं, और उन्हें जजिया नाम का एक कर देते हैं। जजिया मोहम्मद बिन कासिम ने यूज किया था। उसने ब्राह्मणों तथा इन लोगों को जजिया कर से मुक्त रखा था। ठीक है। और 9वीं शताब्दी में बिला दूरी नाम के एक व्यक्ति ने किताब फुलुतुल अलबदान नाम की एक पुस्तक की रचना की थी। अबू बकर द्वारा लिखित चचनामा में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर लागू हुए अधिनियम यानी नियमों का उल्लेख मिलता है। किस? चचनामा जो पुस्तक है, चचनामा, यहाँ लिखता हूँ, चचनामा। इसके राइटर थे अबू बकर, अबू बकर। ठीक है। इन्होंने चचनामा, जो कि चच राजा दाहिर के पिताजी का नाम था चच, उन्हीं के नाम पर ये पुस्तक लिखी। और इसमें ये वर्णन है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कौन कौन से अधिनियम तथा नियम लागू किए थे सिंध पर, ये सारी चीजें उसमें दी गई हैं। तो आप कंटिन्यू करें। फिर आगे गजनी और गजनी के शासक महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में हम सुनेंगे कल की क्लास में, और उसके उपरांत हम मोहम्मद गौरी तथा दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। ये छोटी छोटी चीजें आपको लेके चलनी है। मक्का सऊदी अरब जैसे मक्का क्या है कि खलीफा, खलीफा क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। मक्का से स्टार्टिंग इसकी होती है। मक्का सऊदी अरब में स्थित था, एक जगह है। मक्का में 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक यानी स्टार्ट करता हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मृत्यु उनकी 632 ईस्वी में हो गई थी। उसी के 4 साल उपरांत मोहम्मद बिन कासिम ने ये सब स्टार्ट किया था कार्यक्रम 711 ईस्वी में। और अरबों ने फारस पर विजय की थी 4 साल बाद उनकी मृत्यु के। किसकी मृत्यु के? हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होने के कारण मक्का मुस्लिम समुदाय का एक पवित्र स्थल माना जाता है। हजरत मोहम्मद ने अपना उत्तराधिकारी अबू बकर 632 से 634 ईस्वी को बनाया। अबू बकर अबू बकर ने उमर को 634 से 644 तक अपना उत्तराधिकारी बनाया था। उमर ने खलीफा की उपाधि के साथ साथ अमीर उल मोमोनिक की उपाधि ली थी। किसने? उमर ने। उमर किसके उत्तराधिकारी थे? अबू बकर। अबू बकर किसके उत्तराधिकारी थे? मोहम्मद साहब के। ठीक। तो इन सारी चीजों के बारे में, खलीफा का पद वहीं से प्रारंभ हुआ था, जो कि काफी अंत तक चलेगा। दिल्ली सल्तनत के अंत तक खलीफा का पद चलता रहा है। तो धन्यवाद आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए। अब हम एनसीईआरटी के टर्म्स के बारे में जानेंगे। दिल्ली के बारे में जो हम बात कर रहे थे, उसमें अनंग पाल तोमर 1130 से 1145 ईस्वी तक शासक रहा।
उसके बाद चौहान में पृथ्वीराज चौहान 1165 से 1192 ईस्वी तक चौहानों ने शासन किया। आरंभिक तुर्की शासकों ने 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश ने 1290 से 1320, 1320 से 1414 तक तुगलक वंश, उसके उपरांत सैयद वंश 1414 से 51, 1451 से 1526 तक लोधी वंश। इस समय दिल्ली सल्तनत का अंत होता है।